जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो लाखों साल पहले समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई थी। एक ऐसी जमीन जहां कभी डायनासोर घुमा करते थे और जहां दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक ने अपनी राजधानी बसाई थी। जी हां, ये कहानी है तमिलनाडु के एक बहुत ही अनोखे जिले की। भारत का एक ऐसा जिला जो कभी समंदर के नीचे था, जहां डायनासोर के अवशेष मिले और जो आज तमिलनाडु का फॉसिल कैपिटल माना जाता है, ये है अरियालूर डिस्ट्रिक्ट। बोधगंगा अकेडमी के इंडिया अनलॉक चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एनसाइक्लोपीडिया। आज हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट नंबर 23, तमिलनाडु का अरियालूर डिस्ट्रिक्ट। ये लेक्चर प्रतीक भार्गव के ओरिजिनल और वेल रिसर्च्ड नोट्स पर बेस्ड है। वैसे डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अरियालूर की कहानी आप देखिए इसके नक्शे से नहीं, बल्कि इसकी चट्टानों से शुरू होती है। ये समझने के लिए कि आज ये जिला इतना जरूरी क्यों है, हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब यह जमीन जमीन थी ही नहीं। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? एक जिला जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और वहां मिल रहे हैं डायनासोर के अंडे। इसका जवाब अरियालूर के जियोलॉजिकल पास्ट यानी कि इसके भूवैज्ञानिक अतीत में छिपा है। देखिए, ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। करीब 10 करोड़ साल पहले आज का पूरा अरियालूर एक विशाल समुद्र के नीचे था। फिर जब ये समुद्र धीरे धीरे पीछे हटने लगा तो उसने अपने पीछे समुद्री जीवों, पेड़ पौधों और हाँ, डायनासोर के अवशेषों को भी दलदली मिट्टी में दफन कर दिया। और वक्त के साथ यही मिट्टी और तलछट चूना पत्थर जैसी चट्टानों में बदल गई, जिसने इन जीवाश्मों को, इन फॉसिल्स को एकदम सुरक्षित रख लिया। और बस इसी वजह से अरियालूर को पैलियोजोलॉजिकल गार्डन कहा जाता है। इसे भूवैज्ञानिक शोधकर्ताओं का मक्का भी कहते हैं। मतलब ये एक तरह का नेचुरल म्यूजियम है जहां धरती के इतिहास के पन्ने चट्टानों में लिखे हुए हैं। यहाँ की जो कल्लांकुरिची खदानें हैं और सेंथुराई जैसी जगह हैं, वहाँ से टाइटानोसॉरस और कार्नोसोर जैसे बड़े बड़े डायनासोर के अंडे और कंकाल मिले हैं। ये वो खोजें हैं जो अरियालूर को दुनिया के पैलियोंटोलॉजी मैप पर एक खास जगह देती हैं। लेकिन रुकिए, अरियालूर की कहानी सिर्फ चट्टानों और जीवाश्मों की नहीं है। इसी जमीन ने इतिहास का एक ऐसा दौर भी देखा है जो सोने से कम नहीं था। ये भूमि चोल साम्राज्य के गौरव की गवा रही है, जब ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का पावर सेंटर था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने पिता राजराजा चोल प्रथम के तंजावुर वाले विशाल गृहेश्वर मंदिर से प्रेरणा जरूर ली, लेकिन उन्होंने उसकी नकल नहीं की। उन्होंने गंगईकोंड चोलापुरम में अपना मंदिर बनवाया। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, तंजावुर का टावर सीधा और पुरुषोचित है, जो पावर दिखाता है। वहीं गंगईकोंड चोलापुरम का टावर थोड़ा छोटा है और उसमें खूबसूरत कर्व है, जिसे स्त्री सुलभ अनुग्रह कहते हैं, जो एक रिफाइंड एलिगेंस को दिखाता है। एग्जाम के नजरिए से ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। और ये कोई कुछ सालों की बात नहीं थी। पूरे 250 साल यानी 2.5 सदियों तक गंगईकोंड चोलापुरम दक्षिण भारत में शाही सत्ता का केंद्र बना रहा। यहीं से 16 चोल राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य पर शासन किया। चोलों की ताकत सिर्फ उनके मंदिरों में ही नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग में भी दिखती थी। राजेंद्र चोल ने अपनी गंगा विजय का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि एक बहुत बड़ी मानव निर्मित झील भी बनवाई, जिसका नाम था चोलगंगम। इसे विजय का तरल स्तंभ कहा जाता था, जो उनकी बेजोड़ वाटर मैनेजमेंट तकनीक और उनकी शक्ति का प्रतीक था। चलिए अब अरियालूर की कहानी के तीसरे चैप्टर पर आते हैं। वही जियोलॉजी जिसने लाखों साल पहले जीवाश्मों को सहेजा था, आज इस जिले की मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यहीं पर अरियालूर का सेंट्रल पैराडॉक्स यानी कि इसका मुख्य विरोधाभास सामने आता है। जो चूना पत्थर इस जिले की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी एनवायरनमेंटल और एग्रीकल्चरल चुनौती भी है। माइनिंग से वाटर टेबल नीचे जाता है और जब बारिश इस चूना पत्थर से रिसकर जमीन के अंदर जाती है तो ग्राउंड वाटर खारा और हार्ड हो जाता है, जिससे पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। इस चार्ट से साफ पता चलता है कि सीमेंट इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था पर कैसे हावी है, लेकिन काजू, कपास और धान की खेती भी एक अहम भूमिका निभाती है, जो इस पानी के विरोधाभास को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अब इन सभी चुनौतियों के बावजूद अरियालूर ने अपनी ऐतिहासिक जल प्रणालियों का इस्तेमाल करके एक जरूरी इकोलॉजिकल हब के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कराईवेटी बर्ड सैंक्चुरी।
ये तमिलनाडु के सबसे बड़े इनलैंड वेटलैंड्स में से एक है और हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट भी घोषित किया गया है। ये वही जगह है जहां मशहूर बार-हेडेड गूस हिमालय को पार करके सर्दियों में आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कराईवेट्टी को पानी मिलता है ऐतिहासिक पुल्लामबाड़ी नहर से। ये अरियालूर की उधार वाली वाटर इकोनॉमी को दिखाता है। क्योंकि यहाँ का लोकल ग्राउंड वाटर खारा है, इसलिए जिले को मेट्टूर डैम से आने वाले नहरों के मीठे पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो अरियालूर की एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पहचान बनती है जो इसे सिर्फ एक और जिला नहीं बनाती। संक्षेप में कहें तो अरियालूर 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा है। ये साउथ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट की रीढ़ है। ये ग्लोबल रिसर्च के लिए एक जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है। गंगईकोंड चोलापुरम के साथ ये एक कल्चरल एंकर है और जयमकोंडम में लिग्नाइट भंडार के साथ ये भविष्य के लिए एक स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व भी है। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा जिला जो इंडस्ट्री का हब भी है और इतिहास का एक टाइम कैप्सूल भी, वो अपनी विरासत, अपनी इंडस्ट्री और अपने पर्यावरण के बीच बैलेंस बनाते हुए भविष्य का रास्ता आखिर कैसे तय करेगा? अगर आपको हरियाली और डिस्ट्रिक्ट पर डिटेल्ड नोट्स, मैप्स, टेबल्स और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए। ये वीडियो इंडिया अनलॉक्ड सीरीज का एक हिस्सा है, एक मिशन जिसमें हम भारत को डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट रूट लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट के लिए इंडिया अनलॉक्ड चैनल को फॉलो कीजिए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए।